तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड भी एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है देखा जाए तो, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जैसे अभी तक हम मैकेनिक्स यूज करते थे मेनली किन ऑब्जेक्ट्स के लिए, जनरली सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए जो जिनकी शेप साइज फिक्स रहता था। अब हम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्लूइड के लिए कैसे अप्लाई किए जाते हैं और क्या नई चीजें यहाँ पर हमें जाननी है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? मेनली जो गैसेस और लिक्विड्स हैं ये फ्लूइड्स होते हैं। इसमें भी देखो, फ्लूइड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब उसमें भी लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है? तो लिक्विड में क्या होता है, कोई बताएगा कि लिक्विड में क्या होता है? जैसे लिक्विड और गैस सर में वो क्या डिफरेंस? कंटेनर का सर वो कंटेनर का शेप कर लेता है। ऑप्टेन ठीक है, वो लिक्विड गैस में भी सर। कर लेगी, दोनों कर लेंगे, लिक्विड और गैस। फिर अंतर क्या बचा? और सर लिक्विड सर मॉलिक्यूलर स्पेस उसमें सर, मतलब पार्टिकल्स पास पास रहते थोड़ा, और गैस में बहुत दूर रहते। चलो ठीक है। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं कंपेयर टू गैसेस, सॉलिड में सबसे नजदीक होते हैं। बाकी हिमांगी ने सही बताया और भी कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब लिक्विड शेप तो ले लेगा जिस भी बर्तन में हम उसको डालेंगे, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। उसको चाहे ग्लास में डालो, कटोरी में डालो, बाल्टी में डालो, मग्गे में डालो, किसी में भी डालो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फैला दो पूरा, फिर इकट्ठा कर लो, ठीक है, तो अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है लिक्विड का तो वॉल्यूम सेम रहता है, अगर वो इवेपोरेट नहीं हुआ तो। गैसेस के साथ ये कि इनकी शेप भी फिक्स नहीं रहती है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। इनको जितना वॉल्यूम मिलता है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। बाकी इस चैप्टर में मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों को ही फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है। लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही फ्लूइड्स होते हैं। लिक्विड और गैसेस दोनों ही जिस भी वेसल में, कंटेनर में, रूम में, जहां भी रखोगे उस पूरी उसकी शेप ले लेंगे। लिक्विड का लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है और गैसेस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये हमें थोड़ा सा लिक्विड और गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेंसिटी। तो डेंसिटी सब लोग जानते ही हैं, फिर भी एक बार हम दोबारा यहां पर उसको बताना चाहेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? डेंसिटी बोला जाता है। अब देखो, डेंसिटी भी किसी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल भी हो सकती है, जरूरी नहीं है फिक्स हो। तो डेंसिटी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग भी हो सकती है। जनरली ऐसी सिचुएशन हमारे सामने नहीं आती है या बहुत रेयर होती है ऐसी सिचुएशन, क्या है। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो किसी एक पॉइंट पे अगर डेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगा? उस छोटे से रीजन का, मतलब किसी छोटे से पार्ट की डेंसिटी क्या होगी? उस छोटे से पार्ट का मास डीएम या डेल्टा एम डिवाइडेड बाय उस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम, तो डीएम बाय डीवी। इस तरह से डेंसिटी लिखी जा सकती है। जनरली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी को डी से भी डिनोट कर सकते हैं और रो से, दोनों से करते हैं। उसके लिए हम डायरेक्टली मास अपॉन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसमें डेंसिटी हर जगह बराबर नहीं है, तो फिर हम किसी भी छोटे से पार्ट की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? उस छोटे से पार्ट का मास डिवाइडेड बाय उतने पार्ट का वॉल्यूम। अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मास की केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, तो एम एल की पावर -3। सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर क्यूब है इसी को क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, अब 1 ग्राम पर सीसी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 ग्राम में क्या होता है? 10 की पावर -3 केजी होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम क्या हो गया? 10 की पावर -3 केजी। एंड क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब।
अब सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं और उसका क्यूब करेंगे तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। तो नीचे आएगा 10⁻⁻6, ऊपर 10⁻⁻3, तो नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन g/cc एंड kg/मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा 1 मीटर क्यूब या सॉरी 10⁻³ मीटर क्यूब इज 1 लीटर। तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि 1 लीटर, तो जैसे हम लीटर की बात करते हैं तो लीटर क्या होता है, तो लीटर को अगर कभी कन्वर्ट करना पड़े हमें सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब, ये 1 लीटर होता है। तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं। अब वाटर की डेंसिटी, ये हमें याद रखनी कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 10⁻3। देखो वैसे हम डेंसिटी को हमेशा क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, बाकी उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो जनरली इग्नोर कर देते हैं। बाकी ये जो डेंसिटी होती है एग्जैक्ट 10⁻3 kg/मीटर क्यूब, ये किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे या 277 केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस पता ही होगा आपको, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो नॉर्मली इन जनरल हम यही बात करते हैं, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg/मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी को रो बोल दें अगर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितनी होती है, 1000 kg/मीटर क्यूब, या सीजीएस यूनिट में बात करते हैं तो 1 g/सेंटीमीटर क्यूब। तो कई बार हम सीजीएस यूनिट में भी यूज करते हैं तो 1 होती है सिंपल, और एसआई यूनिट में कितनी होती है, 1000 के बराबर होती है। और एक कॉमन फ्लूइड जो यूज होता है क्वेश्चंस में या जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है, वो होता है यहाँ पर मरकरी। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो इसको भी हमें याद रखना है, ये भी काम आता है। या फिर इसको g/सेंटीमीटर क्यूब में बात करोगे तो 13.6 g/सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। एक टर्म यूज की जाती है रिलेटिव डेंसिटी, ये सब चीजें आपने 9th में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। बाकी ठीक है, याद होंगी, कईयों को नहीं भी होंगी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो किसी भी गिवन फ्लूइड, या वैसे सॉलिड के लिए भी बात कर सकते हैं हम, ज्यादातर लिक्विड के लिए करते हैं। बाकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जनरली हम डेंसिटी ऑफ वाटर बोल देते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन में वो क्या होती है, डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे कोई पूछ ले रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी का जो सिंबल है वो Hg होता है। तो क्या होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, अगर 1 g/सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी की कितनी है 13.6 g/सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13.6 आ जाएगी। और इसमें देखो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का। और रिलेटिव डेंसिटी की जगह एक और चीज यूज की जाती है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। सिंपल चीजें हैं लेकिन ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे वाटर की डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी, कन्वर्जन लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कहीं मिस्टेक कर देंगे तो बाकी कॉन्सेप्ट आने के बावजूद क्या हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक टर्म होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली जो रिलेटिव डेंसिटी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनको हम दोनों को एक जैसे ही मान सकते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
the specific weight of a given fluid to the specific weight of pure water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब स्पेसिफिक वेट जो है वो क्या होता है, तो डेंसिटी इंटू जी, मतलब स्पेसिफिक वेट बेसिकली क्या हो गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है, एम जी, मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक वेट लिक्विड का क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, दिस इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो जी से जी कट गया, तो ये भी क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यही हमने रिलेटिव डेंसिटी के लिए भी देखा था। तो यही यहां पे हम बता रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड is numerically equal to the relative density of that liquid, and for calculation purposes they are used interchangeably। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, तो हम कोई भी दी हो उसका मतलब एक ही है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये जरूरी नहीं लिक्विड के लिए यूज करें, सॉलिड्स के लिए भी कर लेते हैं। तो सॉलिड्स के केस में हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर ही बोलते हैं। हाँ, कोई स्पेसिफिकली कोई किसी क्वेश्चन में थ्योरेटिकली पूछ ले तो वो डेंसिटी ऑफ वाटर किस टेम्परेचर पे ली जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ली जाती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होगी। और कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ना तो कोई यूनिट होगी इसकी ना डायमेंशन होगी। डेंसिटी की यूनिट डायमेंशन होगी, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक है, तो बीइंग अ डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज सेम इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। देखो ये भी अच्छी बात है कि एसआई सिस्टम हो या सीजीएस सिस्टम, उसमें डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो जैसे मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, तो सीजीएस में भी वही रहेगी और एसआई में भी। अब सीजीएस में अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो 13.6 को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। अगर एसआई यूनिट में निकालनी है तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एसआई यूनिट वाली। एसआई यूनिट क्या होती है, वाटर की डेंसिटी, मतलब वाटर की डेंसिटी एसआई यूनिट में क्या होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो मरकरी क्या रहेगी, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, इनका आइडिया होना चाहिए। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिससे हम कहीं भी जरूरत पड़े तो उसको अप्लाई कर सकें। अब हम बात करते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, तो देखो प्रेशर क्या होता है, बेसिकली फोर्स अगर हम किसी सरफेस पे लगाएंगे, देखो वैसे सीधी सी बात है, प्रेस करना, प्रेसिंग इफेक्ट क्या होता है, किसी सरफेस को दबाना। तो किसी सरफेस को हम जब दबाएंगे, और दबाएंगे कैसे, परपेंडिकुलर दबाएंगे। अगर हम सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो वहां पे कोई प्रेसिंग तो होगी नहीं। प्रेसिंग का मतलब एक दूसरे की तरफ चीजों को दबाना, प्रेस करना। तो प्रेशर का मतलब भी क्या होता है, अगर किसी सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स भी कौन सा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा वही दबाएगा सरफेस को। जो सरफेस के पैरेलल आएगा वो तो खिसकाएगा, दबाएगा नहीं उस चीज को। तो प्रेशर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इफ अ यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्सर्टेड नॉर्मल टू एन एरिया ए, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, देन प्रेशर P इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मान लो अगर कोई ऐसा हमारे पास एरिया है ए, उस पे परपेंडिकुलरली F फोर्स लगा, तो जो प्रेशर होगा इस सरफेस पे वो हो जाएगा F/A। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि प्रेशर मतलब ऐसे फोर्स यूनिफॉर्मली लग रहा हो, इसमें भी F ध्यान रखना एक पॉइंट पे नहीं लग रहा।
एफ क्या कर रहा है, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, तब ये डिफाइन होता है। अदरवाइज प्रेशर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, ठीक है। प्रेशर भी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग हो सकता है, और प्रेशर इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, तो अलग अलग हो सकता है, बाकी सेम भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट के प्रेशर की हम बात करते हैं। तो प्रेशर एट ए पॉइंट क्या होगा कि किसी पॉइंट पे हमें प्रेशर चाहिए, तो उसके आसपास हमने छोटा सा एरिया देख लिया, ठीक है। उस छोटे से एरिया पे हमने देखा कितना फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली डीएफ, इसका एरिया है डीए, तो इस प्रेशर एट ए पॉइंट इज डीएफ बाय डीए, ठीक है। किसी छोटे से एरिया डीए पे डीएफ फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली, या इसको भी एफ डीएफ परपेंडिकुलर बोल दो, ठीक है। अगर जरूरी नहीं फोर्स पूरा परपेंडिकुलर लग रहा हो, अगर फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा हो तो उसका कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दिस इज प्रेशर एट ए पॉइंट, ठीक है। अब क्या होती है डायमेंशन प्रेशर की, फोर्स की हमें पता है एम एल टी माइनस टू, एरिया की एल स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यूनिट्स तो एसआई यूनिट होती है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहां से देखें, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की यूनिट क्या आती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसी को पास्कल बोला जाता है, ठीक है ना, उसको ही मतलब पास्कल बोलते हैं। अब ये तो एसआई यूनिट हो गई, बाकी और भी कई कॉमन यूनिट्स यूज की जाती हैं प्रेशर के लिए। वो प्रैक्टिकल यूनिट्स या कॉमन यूनिट्स क्या है, एक तो होती है एटमॉस्फेयर, एक बार, एक टॉर। तो इनका क्या मतलब होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर इतने पास्कल के बराबर होता है, तो ये काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन जब हम जनरली बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10 की पावर 5 ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली ये किसके बराबर होता है, 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। बाकी कैलकुलेशंस वगैरह में नॉर्मली, क्योंकि देखोगे 1.0 तो 1325, तो वो फैक्टर काफी छोटा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर इज 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। अभी आगे वाली चीजें भी देखते हैं। अब देखो 1 बार किसके बराबर होता है, 1 बार इज 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है ना। बार भी प्रेशर की यूनिट होती है। 1 बार किसके बराबर होता है, 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। एंड 1 टॉर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। इसको अभी हम आगे समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड अपनी हाइट के कारण प्रेशर एक्सर्ट करता है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, वो हम देखेंगे कैसे हाइट के कारण प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट को यहीं पे समझ लेते हैं। तो मर्करी का 1 मिलीमीटर हाइट जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, 1 टॉर बोला जाता है। और हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आगे हम देखेंगे, उसमें मर्करी की जो हाइट आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वो आती है 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। इसीलिए 1 एटमॉस्फेयर को क्या बोल दिया जाता है, 1.01325 बार या 760 टॉर के बराबर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी कभी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, कई बार पूछा था टॉर जो है या एटमॉस्फेयर और बार में क्या डिफरेंस है। देखो एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा होता है। 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर को हम 1 बार के बराबर मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि उसमें अंतर क्या है या कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01325। ये वैल्यू भले मत याद रखो, ये याद रखो कि 10 की पावर 5 पास्कल अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर ये पूरी लेनी होगी तो हमें दी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन 1 बार जो है वो एग्जैक्टली 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन बार एंड एटमॉस्फेयर। और बाकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर अर्थ सरफेस पे एक्सर्ट करता है। देखो कोई भी प्रेशर क्या होता है, हमने देखा जो फोर्स अपॉन एरिया, तो जो एटमॉस्फेयर है उसको भी अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है।
तो उसका भी कुछ फोर्स लग रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ग्रेविटी के कारण ही एयर अर्थ के आसपास है, और उस एयर का क्या है जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। उसमें भी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। लेकिन नॉर्मली हम जितने रीजन की बात करते हैं, अपने आसपास कमरे की बात करें, रूम की बात करें, मतलब काफी ज्यादा हाइट में जाएंगे तो वो चेंज सिग्निफिकेंट होता है। तो नॉर्मली हम किसी रीजन में गैस का प्रेशर क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम नॉर्मली अर्थ सरफेस के नजदीक में, नजदीक मतलब 500 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक भी हम रफली उसको कांस्टेंट जैसा मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁵ पास्कल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा प्रेशर की यूनिट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड यूज किया जाता है थ्रस्ट। अब देखो, लिक्विड जो फोर्स लगाता है किसी सरफेस पे, कैसे फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर। जैसे प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही अगर किसी वेसल में लिक्विड वगैरह भरा हुआ है तो वो भी क्या करेगा, लिक्विड वेसल पे फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इसी को क्या बोला जाता है, थ्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो लिक्विड के केस में थ्रस्ट का मतलब क्या है, जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, कैसे फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब ये फोर्स किसके बराबर होता है, तो फोर्स ड्यू टू जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इफ प्रेशर इज यूनिफॉर्म। तो अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा प्रेशर है, तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। और अगर मान लो प्रेशर वेरिएबल है तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रल पीडीए। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डीए का इंटीग्रेशन एरिया दे देगा। आगे हम देखेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ऐसे प्रेशर से अगर हमें फोर्स निकालना है, और प्रेशर का फोर्स हमेशा कैसा होगा, धक्का देने वाला होगा। ठीक है, खींचने वाला नहीं हो सकता। तो प्रेशर फोर्स हमेशा क्या करता है, धक्का देता है, चाहे वो गैस का प्रेशर हो चाहे लिक्विड का प्रेशर हो, वो चीजों को बाहर की तरफ धक्का देगा। तो ये थोड़ा सा प्रेशर का हमें आइडिया होना चाहिए। अब आगे और देखते हैं प्रेशर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है हमारी रियल लाइफ में। जैसे हमने फोर्स पढ़ लिया कि भैया कितना फोर्स हमने ज्यादा लगाया कम लगाया, वो हमें पता है फोर्स के बारे में। फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इंपल्स, मोमेंटम, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस है, कोई बताएगा, मतलब प्रेशर किस लिए इंपॉर्टेंट है। या क्या रोल है हमारी लाइफ में प्रेशर का, या कहीं पे हमने आसपास कुछ प्रैक्टिकल यूज देखा हो कि वहां पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा जाता है उस चीज के लिए, या प्रेशर के कारण वो चीज हो पा रही है, या प्रेशर से उसका कुछ लेना देना है। तो कोई बताए प्रेशर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो आपको, कि क्या तो जरूरत है प्रेशर की, और कहाँ हम अपने आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज हुआ है या होना चाहिए, या उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फिनोमेनन को। सर जब हम लोग सर हाई हाँ सर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो सर प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता मतलब है? सर हम लोगों को, हाँ सॉरी, कम होता है, तब हम लोग सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और सर एक एरोप्लेन वाला था सर, जब हम लोगों के कान में दर्द दर्द होने लगता है कुछ प्रेशर। अच्छा, हिमांगी कह रही है कुकर, तो कुकर भी ठीक है, उसमें
क्या होता है कुकर में? प्रेशर बढ़ जाता है, उससे क्या होता है? बाकी अब क्या कह रही है? हाँ बोलो। मतलब जो इनसाइड ऑब्जेक्ट होता है वो आसानी से बॉयल हो जाता है। क्या होता है? बॉयल हो जाता है मतलब। तो प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा प्रेशर होने से? प्रियांशी कह रही है सीटी बजती है। चलो तो सब ब्रीदिंग में रोल होता है इसका। ब्रीदिंग में रोल होता है प्रेशर का? हाँ सर। अच्छा, क्या रोल होता है? सर जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो जब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तभी सांस अंदर आ पाती है, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा। चलो ठीक है। तो तुम लोग कुछ कुछ बता रहे हो सही है, लेकिन बेसिक अगर प्रेशर की बात करें तो क्या जरूरी क्या है, प्रेशर की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रेशर कहाँ यूज होता है? तो देखो प्रेशर क्या है, या प्रेशर क्या बता रहा है? प्रेशर बता रहा है प्रेसिंग इफेक्ट किसी भी चीज का। जैसे हमें मान लो एक कील ठोकनी है दीवार में, तो हम क्या करते हैं, उसके पॉइंटेड एज को दीवार पे रखते हैं और जो उसकी प्लेन एज है उसके ऊपर या तो दबाएंगे। जैसे अगर मान लो अपने को नोटिस बोर्ड में कोई चिपकानी है चीज, तो जो पिन हम चिपकाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंटेड एज को नोटिस बोर्ड पे रखेंगे, दूसरी साइड को पिचकाएंगे। अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ तो ये कहता है हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो पिन भी हमारे हाथ पे लगाएगी। अब क्या हो रहा है, जो पिन का आगे वाली साइड है उसका एरिया कम है, तो वहां पे प्रेसिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो वो अंदर धस जाएगी। हमारे हाथ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेसिंग इफेक्ट क्या आया, कम, इसलिए वो हाथ में नहीं धसेगी। अगर हम उसको उल्टा दबाने लगे पॉइंटेड एज को तो हमारे हाथ में धस जाएगी। तो फोर्स तो हम उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसको पॉइंटेड एज पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे हाथ में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेसिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा उतने ही फोर्स के बावजूद। ऐसी नाइफ है, चाकू जो रहता है, उसमें पॉइंटेड एज को हम उस चीज पे रखते हैं जिसको काटना है और दूसरी साइड से फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना एरिया कम है उतना फोर्स, मतलब सेम फोर्स के लिए उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, वहां पे प्रेशर मिलेगा। और काटने के लिए फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेशर, कि उस बॉडी में कितना वो प्रेसिंग इफेक्ट लेके आ रहा है। ऐसे ही जो देखोगे रेलवे ट्रैक्स वगैरह बिछाए जाते हैं, तो उसमें सीधा ऐसा नहीं कि पटरी बिछा दी जाती है। वो पटरी बिछाने से पहले क्या करते हैं, वुडन या सीमेंटेड ऐसे जो है ब्लॉक्स बिछाए जाते हैं पहले, फिर इनके ऊपर ऐसे पटरी बिछाई जाती है। क्यों? अगर सीधे पटरी बिछा देंगे तो क्या होगा, पटरी का एरिया तो बहुत कम है और ट्रेन बहुत हैवी होती है, तो प्रेशर काफी ज्यादा होगा तो पटरियां दब सकती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रेन का पूरा वजन है वो क्या होता है, इन स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब स्लैब्स का एरिया, वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो ज्यादा एरिया कवर करने के कारण वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। फोर्स तो उतना ही है, वेट उतना ही है, लेकिन एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने के कारण प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो वो जो पटरी है वो नीचे धसती नहीं है, उसको झेल जाती है। ठीक है। ऐसे ही देखोगे जो रेगिस्तान वगैरह में कैमल्स मूव करते हैं, उनके पांव कैसे होते हैं, थोड़े बड़े बड़े फ्लफी टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि रेत है, रेत में क्या होगा, चीजें धस जाती हैं अंदर। तो वेट तो कैमल का उतना ही है, लेकिन एरिया जितना बड़ा होगा उनके पांव का, प्रेशर उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उतना कम प्रेशर होने के कारण वो उसमें कंफर्टेबली चल पाते हैं। ऐसी मिलिट्री में देखोगे जो उनके वो रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ठीक है ना, टैंक सर। हाँ टैंक, नाम ही नहीं सकता, गुड। तो उसमें क्या रहती है, ऐसी चेन्स रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कई सारी वर्स्ट कंडीशंस में जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब
आइस हो गई, रेत हो गई, ऐसे कुछ भी, तो सिर्फ टायर्स होंगे तो क्या होगा, पूरा वेट कम एरिया में डिवाइड हो रहा है, तो वो टायर कहीं भी धंस जाएंगे। अब इसमें ये जो बेल्ट होती है तो क्या होता है, जो वेट है वो इतने बड़े एरिया में डिवाइड हो गया। अब इतने बड़े एरिया में डिवाइड हो गया वो वेट, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने के कारण वो मतलब कैसे भी तरह के जो सरफेस है उस पर चलने में उनको आसानी होती है, इस तरह से वो कंफर्टेबली मूव कर पाते हैं। तो ये सब प्रेशर की इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें तो। बाकी जो तुमने ही बताया वो सब चीजें भी ठीक है कि ब्लड प्रेशर भी होता है, ठीक है ना, अपने गाड़ी के टायर में भी प्रेशर होता है जिससे हवा भरी जाती है, प्रेशर डिफरेंस से वो हवा ट्रांसफर होती है और वो हवा उसके अंदर रहती है, ज्यादा प्रेशर होता है। बलून में हम हवा भरते हैं प्रेशर से, वो सब चीजें हैं। तो प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, फोर्स। लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फोर्स का मतलब हमने बस फोर्स लगा दिया, फोर्स बॉडी को एक्सीलरेट करा देगा, लेकिन प्रेसिंग इफेक्ट सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो एरिया पर भी डिपेंड करता है। हम सेम अमाउंट का फोर्स अगर ज्यादा एरिया में लगाएंगे तो प्रेसिंग इफेक्ट कम आएगा, कम उसमें लगाएंगे तो प्रेसिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसलिए हम देखो जब खड़े होते हैं अपने पाँव में खड़े रहेंगे तो क्या हो रहा है, पाँव में ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो थक जाते हैं। लेटे रहेंगे तो हमारे बॉडी का वेट ज्यादा एरिया में डिवाइड हो गया तो ओवरऑल प्रेसिंग इफेक्ट कम हो जाता है, तो वो बल्कि हमको आराम मिलता है। जब हम आराम करते हैं तो लेट जाते हैं, बाकी खड़े रहेंगे दिन भर तो धीरे धीरे पाँव क्या होने लगेंगे, दर्द होने लगेंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर का मतलब है सेम फोर्स हम कितने कम या ज्यादा एरिया में लगा रहे हैं, दैट इज द प्रेशर। तो कुछ उसकी ये फिजिकल हमें समझ होनी चाहिए कि प्रेशर एक्चुअली किस लिए यूज किया जाता है या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने जो अभी डिस्कस किए उन्हीं में से यहाँ पर बता रखे हैं कि रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनको जब डाला जाता है तो क्या होते हैं, लार्ज साइज के वुडन या आयरन स्लीपर्स रहते हैं, उसके ऊपर फिर रेल्स को डाला जाता है जिससे कि जो फोर्स है ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ट्रेन के वेट को आसानी से वो हैंडल कर पाए। फिर शार्प नाइफ ज्यादा इफेक्टिव होता है ऑब्जेक्ट कट करने के लिए, क्यों, क्योंकि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और प्रेशर उतना ज्यादा होगा तो उतनी आसानी से वो चीजों को कट कर सकता है। ठीक है, फिर कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड बट अ मैन कैन नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैमल के जो फीट है वो लार्ज होते हैं, लार्ज होने के कारण एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बहुत ज्यादा नहीं धंसते वो पांव, तो रेत में कम धंसते हैं, जिसके कारण वो कैमल्स इजीली वॉक कर पाते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिए, बाकी ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम और भी अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि किसी चीज के डिजाइन में प्रेशर को कैसे यूज किया जाता है या प्रेशर का क्या रोल है वहां पर। ठीक है, तो उसको हम वहां पर उस तरह से समझ सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा बस समझ होनी चाहिए कि प्रेशर का मतलब क्या है, हम नई नई चीजें इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब फालतू कि भैया स्टूडेंट्स के ऊपर बोझ लादने के लिए नई नई चीजें लाई जाती हैं, उनका हर एक का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है कि ये जरूरत पड़ी उस चीज की, या उससे कई चीजों को समझने में हमें हेल्प मिलती है, कई चीजों को उस तरह से उस नजरिए से देखा जाए। जैसे अब फोर्स तो हम जानते ही थे, लेकिन अब उतना ही फोर्स लगाकर अगर कहीं पे कम प्रेसिंग हो रही है, कम दबाव पड़ रहा है, कहीं पे ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो हमें एक नई चीज लेके आनी पड़ी जिसको दबाव या दाब बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। तो वो उस चीज को बताती है, फोर्स के प्रेसिंग इफेक्ट को बताती है। चलो अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर वेरी कैसे करता है किसी फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड में। ठीक है, पहले हम देखेंगे, फिर बाद में मूविंग फ्लूइड में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम हाइट के साथ बात करें कि हाइट के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो देखो, अगर हम किसी भी लिक्विड में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। एच डेप्थ नीचे जाते हैं तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है, रो जी एच प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, अब देखो, फ्लूइड को भी हम मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी हम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट ही लगाते हैं। अब मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हम किस पे लगाते हैं, किसी ब्लॉक पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, इस तरह से लगाए जाते हैं। अब यहां पे तो कोई ब्लॉक या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड के ही किसी पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं एक ब्लॉक की तरह,
तो यहां पर जैसे हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एक इमेजिनरी ऐसे सिलेंडर मान लेते हैं। मतलब कोई सिलेंडर ऐसे नहीं हमने रखा है, हम लिक्विड के ही कुछ पार्ट को अपना ऑब्जेक्ट जैसा मान लेते हैं कि मान लो ये लिक्विड का ही हमने एक सिलेंडर मान लिया। ठीक है, तो कोई सिलेंडर नहीं रखा हमने, ध्यान रखना है, हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया। किसको? एक सिलिंड्रिकल जो लिक्विड है उसमें हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली, और इस बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड है उसको हमने अपना ऑब्जेक्ट मान लिया। क्योंकि देखो न्यूटन्स लॉ लगाने पड़ेंगे यहां भी हमें, हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, और न्यूटन्स लॉ किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए जाते हैं और उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस से डील करते हैं। इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो हो जाता है। तो हमने क्या किया, अब हमें बात तो लिक्विड के अंदर करनी है। जैसे हम न्यूटन्स लॉ में भी क्या देखते थे, किसी सिस्टम के अंदर हमें फोर्स बताना है तो उस सिस्टम को वहां से ब्रेक करके देखते हैं, तभी हम उस इंटरनल फोर्स को लेके आ पाते हैं, चाहे वो टेंशन हो, नॉर्मल हो। तो वैसे ही अगर हमें कहीं पर कोई प्रेशर जो है उसको भी फोर्स से रिलेट करेंगे, तो प्रेशर में रिलेशन बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ उस सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जिन दो पॉइंट पे प्रेशर को हमको रिलेट करना था, हमने वहां से सिलेंडर्स मान लिए, मतलब ऐसा सिलेंडर मान लिया उस h हाइट का। अब देखो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट पे अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक तो इसका वेट लगेगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी तो वही है लिक्विड की, हमने कोई सिलेंडर रखा नहीं है, लिक्विड के ही एक पार्ट को हम अपने ऑब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं। मान लो इसका एरिया हमने कुछ डीए मान लिया, स्मॉल एरिया डीए। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाइट इंटू एरिया, दिस इज द वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मास हो गया, इंटू जी, ये वेट हो गया। अब जो लिक्विड है वो किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाता है प्रेशर के कारण, और कैसे लगाता है, प्रेशर के कारण, दबाव, प्रेशर का मतलब ये दबा रहा है। तो अगर ऊपर का प्रेशर P1 है तो ऊपर वाला लिक्विड इस सिलेंडर को, जो हमने लिक्विड का ही एक सिलेंडर माना है, इसको नीचे दबा रहा होगा। और प्रेशर का फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू डी, इस फोर्स से ये लिक्विड नीचे दबा रहा होगा। ऐसे नीचे वाला लिक्विड ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फोर्स हमेशा कैसे लगता है, दबाने वाला फोर्स लगेगा। तो ऊपर वाला लिक्विड नीचे दबाएगा, नीचे वाला ऊपर की तरफ, मतलब इस ऑब्जेक्ट को वो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये फोर्स लग गया P2 इंटू डी। हम कैसे लिक्विड की बात कर रहे हैं अभी, स्टेशनरी फ्लूइड है ये। ठीक है, तो ये लिखा भी हमने स्टेशनरी फ्लूइड। तो अगर स्टेशनरी फ्लूइड है मतलब उसका हर पार्ट इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो हमने सिलेंडर माना है एक लिक्विड का, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। तो फॉर इक्विलिब्रियम F नेट इज जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो P2 DA तो ऊपर की तरफ लगा, और नीचे की तरफ क्या लगा, P1 DA प्लस वेट। तो वेट को मैं रो जी एच इंटू डी ए लिख सकता हूं। अब देखो डी ए कट जाएगा, P1 को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ये आ जाएगा। तो दिस इज P2 माइनस P1। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि H डेप्थ नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, देखो नीचे जाएंगे तो उसके ऊपर के लिक्विड का वेट बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर जाने पे कम। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी होता है कि अर्थ सरफेस पे तो जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, उसके बराबर है। बाकी ऊपर जाएंगे, ऊपर ही मतलब सिग्निफिकेंट हाइट पे चले जाएंगे तो प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मोस्टली डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये रिलेशन रहता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। बाई चांस कभी डेंसिटी वेरिएबल दे दी तो जनरल रिलेशन क्या होता है, तो इफ डेंसिटी इज वेरिएबल, तो फिर हम एक छोटे से सिलेंडर के लिए यही चीज लगा सकते हैं। तो उधर पे हमारे पास रिलेशन क्या जाता है, माइनस dP बाय dz इज इक्वल टू रो जी। मतलब क्या है कि जैसे ये लिक्विड है, इसमें हम अब एक z हाइट मान रहे हैं और एक z प्लस dz।
देखो जब भी कोई चीज वेरिएबल है तो हम एक छोटे से एलिमेंट के लिए बात करते हैं, क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है, इस छोटे से पार्ट के लिए हम उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो मान लो डेंसिटी वेरिएबल है, तो अब यहाँ का प्रेशर हमने मान लिया P और यहाँ का मान लिया P प्लस dP। देखो ये मानने का तरीका होता है, वैसे हमको पता है नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन मैथमेटिकली हम क्या मानते हैं, Z पे अगर P माना है तो Z प्लस dZ पे ही P प्लस dP मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली dP क्या आएगा, नेगेटिव। इसीलिए हमने ये माइनस साइन लगाया, माइनस dP बाई dZ, मतलब हाइट के साथ प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो किसके बराबर होगा, रो इंटू जी। कैसे, सेम चीज, अब ये हाइट dZ के बराबर आ गई, तो हमने क्या देखा, P2 माइनस P1, तो नीचे वाला P2 हो गया, ऊपर वाला P1 हो गया, तो P माइनस P प्लस dP इज इक्वल टू रो जी एच, एच की जगह क्या आ जाएगा, dZ आ जाएगा, तो P माइनस P कट गया, तो ये आ गया माइनस dP इज इक्वल टू रो जी इंटू dZ, तो माइनस dP बाई dZ इज इक्वल टू रो जी। तो ये रिलेशन जनरल रिलेशन आ जाता है। तो बाई चांस कभी दे दिया कि डेंसिटी हाइट के साथ वेरी कर रही है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करके चेंज इन प्रेशर निकालना पड़ेगा। बाकी 95-96% टाइम्स तो यही केस आएगा कि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इनफैक्ट 99% टाइम्स डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, रो जी एच लिख सकते हैं, और ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा कि हमें प्रेशर डिफरेंस लिखना है। हाँ, अगर कभी डेंसिटी वेरिएबल दे दी तो अपने आप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ एच हाइट में प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, या किसी पर्टिकुलर हाइट में क्या होगा प्रेशर डिफरेंस, तो वहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे डेंसिटी z का फंक्शन दे दी, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस के जेड, तो फिर dz को राइट हैंड साइड मिल जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मली क्या काम आएगा, यही कि अगर एक लिक्विड है उसमें प्रेशर हाइट के साथ वेरी करता है, अगर हम h हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, कितना कम होगा, रो जी एच कम होगा। अगर h डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, रो जी एच बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अगर स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड होता है तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। अब इसको भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, यही एक इमेजिनरी हम सिलेंडर बना लें। ठीक है, मतलब कहां पे, यही इसमें से एक लिक्विड की हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली ऐसे सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो इसकी कुछ लेंथ L मान लो, बाकी उसे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है P1, यहाँ पे P2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमें चीजें कंपेयर करनी, तो वर्टिकल अभी हम नहीं देख रहे, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें। तो लिक्विड का ये हमने इमेजिनरी एक सिलेंडर माना, एक तरफ का फ्लूइड कितना प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, P1 इंटू DA। इस तरफ का फ्लूइड कितना फोर्स लगा रहा होगा, P2 इंटू DA। अब इक्विलिब्रियम पर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम F net should be 0। तो P1 इंटू DA इज इक्वल टू P2 इंटू DA, तो DA से DA कट गया, तो P1 इज इक्वल टू P2 आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड होता है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और कुछ चीजें जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, देखो अब लिक्विड का प्रेशर तो हाइट के साथ वेरी करता गैस का भी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हाइट पे वेरिएशन आता है। क्यों, क्योंकि गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, रो जी एच। तो गैस की डेंसिटी क्या होती है, काफी कम होती है। तो नॉर्मली जो गैसेस का प्रेशर है वो हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। जैसे हमारे रूम में गैस का जो प्रेशर है वो हम कांस्टेंट मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम छत पे चले गए तो हमें सांस की दिक्कत आने लगेगी, प्रेशर कम आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट पे वेरिएशन होता है। तो नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल हम किसकी बात करेंगे, किसी सिलेंडर की बात करेंगे, किसी कमरे की बात करेंगे, तो ऐसी चीजों के लिए हम प्रेशर को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस इज assumed constant
थ्रू आउट द वेसल और कंटेनर जो भी है, ठीक है। तो गैस का प्रेशर कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, तो वो इस हाइट पर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, इस हाइट पर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, इस हाइट पर भी बिल्कुल धरती से जाके चिपक जाओगे तो भी 1 एटमॉस्फेयर होगा। उसको हम मतलब अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के लिए कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। जैसे हम एक किसी सिलेंडर की बात कर लें या अपने कमरे की बात कर लें, अब कमरा हमारा 1st फ्लोर में है, 2nd फ्लोर में या 6th फ्लोर में है, तो भी उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, उसमें वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर कहीं पर दो फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पे कॉमन प्रेशर होता है। जैसे अगर गैस और लिक्विड कांटेक्ट में है तो गैस का प्रेशर जैसे मान लो P एटमॉस्फेयर है, तो टॉप मोस्ट सरफेस जो लिक्विड का होगा गैस के कांटेक्ट में, उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। या कहीं पर दो लिक्विड कांटेक्ट में है तो उस पॉइंट पर दोनों का प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो इफ टू फ्लूइड्स are in contact at a point, then both will have same pressure at that point. तो उस पॉइंट पे दोनों का सेम प्रेशर होता है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी हमने देखा ही कि किसी लिक्विड में H नीचे जाने पे प्रेशर ρgh बढ़ता है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर हम इसका देखेंगे कैसे एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस वगैरह में किस तरह की छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं, किस तरह से हमें उनको सॉल्व करना है। चलो फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वेसल है, ठीक है, इसमें रो डेंसिटी का लिक्विड है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P atm। एक पॉइंट यहां पर है A, ठीक है, या डेंसिटी चलो D मान लेते हैं जिससे टाइप करने में आसानी रहेगी आंसर वगैरह। तो A ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है B और ये एक पॉइंट है C। A से B की जो दूरी है वो है H और B और C की जो हॉरिजॉन्टल दूरी है ये है L, ठीक है। D इज डेंसिटी। फाइंड प्रेशर एट A, B एंड C। तो बताओ A, B और C पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ। चलो देखो क्या होगा, सिंपल सा केस है। तो A वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो जहां भी हमने बोला कि फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं, फ्लूइड लिक्विड लिक्विड भी हो सकते हैं, लिक्विड गैस भी हो सकती है। अच्छा गैस गैस नहीं होते जनरली, गैस गैस मिक्स हो जाती है हमेशा। लिक्विड्स ऐसे होते हैं नॉन मिक्सिंग, जैसे ऑयल पानी के ऊपर तैर लेता है वैसे, ठीक है। तो नॉन मिक्सिंग ऐसे लिक्विड्स में ही दोनों अलग अलग रहेंगे। अगर मिक्स हो गए लिक्विड से दूध और पानी मिला दोगे तो मिक्स ही हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे पानी के ऊपर ऑयल है तो ऑयल पानी के ऊपर तैर सकता है, तो वैसे केसेस भी होते हैं कई बार। तो वहां पे जो इंटरफेस होगा उसमें कॉमन प्रेशर रहता है। तो A वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो उसका प्रेशर P atm हो जाएगा। अब
लिक्विड में H नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर एट B कितना बढ़ जाएगा, A वाले पॉइंट से DGH बढ़ जाएगा, और A का प्रेशर PATM के बराबर ही है, तो PATM प्लस DGH, और जो B का प्रेशर है वही C का प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C, क्योंकि B और C सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये समझ आया होगा सबको, सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कुछ और ऐसे केसेस देखते हैं। मान लो एक इस तरह का वेसल है, ठीक है, उसका ये लेफ्ट वाली साइड तो ओपन है और राइट वाली साइड उसकी ऐसे ऊपर से क्लोज्ड है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। बाहर का प्रेशर PATM है। अब इसमें हमें और डेंसिटी लिक्विड की D ही मान लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, A वाला पॉइंट एक दिया हुआ है, एक ये B पॉइंट दिया हुआ है, एक B के लेवल पे ही एक पॉइंट यहां पे दिया हुआ है हमें C। A और B की जो डेप्थ है ये दी हुई है H1, और इधर टॉप से ये डेप्थ दी हुई है H2। फाइंड प्रेशर ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C। A, B, C पॉइंट्स पे प्रेशर बताओ क्या होगा। तो इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। चलो तो देखो एक बार इसको, देखो A वाले पॉइंट का तो आसान है कि A वाला पॉइंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसका प्रेशर PATM हो जाएगा। B वाले पॉइंट का भी ठीक है, एक लिक्विड में हम H1 नीचे गए, हमें A का प्रेशर पता है, तो प्रेशर एट A प्लस DGH1 हो जाएगा, और A का प्रेशर PATM के बराबर है, तो PATM प्लस DGH1 हो जाएगा। अब देखो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रेशर एट C को क्या लिख देते हैं, PATM प्लस ρGH2। अब देखो यहां का प्रेशर हम PATM नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये तो वेसल बंद है, यहां पे वेसल बंद है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। अब तुम बोलोगे तो सर क्या यहाँ का प्रेशर जीरो, नहीं जीरो भी नहीं मान सकते, जीरो तब होता अगर वहां पे वैक्यूम होता। अब यहाँ का प्रेशर क्या होगा तो हम नहीं बता सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं बता सकते, अब एक्चुअली यहां पर लिक्विड इस सरफेस को ऊपर धक्का दे रहा होगा, और जिस फोर्स से लिक्विड सरफेस को ऊपर धक्का दे रहा होगा, सरफेस भी उतने ही फोर्स से लिक्विड को नीचे धक्का दे रहा होगा, तो वो प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन हम डायरेक्टली उसको PATM नहीं बोल सकते, जीरो भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो PATM तब है अगर वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। अब ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब देखो एक चीज सीधे हम याद रख सकते हैं और ध्यान रखनी है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर पॉइंट्स हैं और सेम कनेक्टेड फ्लूइड है, मतलब सेम फ्लूइड है आपस में कनेक्टेड है, तो प्रेशर क्या रहता है, सेम। अब क्यों सेम रहता है, अगर उसमें भी किसी को कंफ्यूजन है कि नहीं सर हमें तो नहीं लगता कि सेम होना चाहिए, देखो उसको हम ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। मान लो यहां पे हम कोई पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ले लें, हमने D पॉइंट ले लिया इधर और एक पॉइंट ले लिया E, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हमने कुछ y मान दिया, इसको भी y मान लिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर एट D जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एट B प्लस ρGy, ये हो जाएगा। अब D और E का प्रेशर तो सेम होगा। अब इसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो यहां पे सिलेंडर बना लो भाई, वो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स यहां से लगेगा उतना ही फोर्स यहां से लग रहा होगा, तो प्रेशर एट D एंड E तो बराबर होना ही पड़ेगा, इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
ई पॉइंट पे आ गए हम। अब ई से सी देखें तो उसी लिक्विड में हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर एट सी क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ई माइनस रो, यहां पे सॉरी वाई आएगा, रो जी वाई। तो सी पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट ई माइनस रो जी वाई। अब ई का प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो प्रेशर एट बी प्लस रो जी वाई माइनस रो जी वाई, तो रो जी वाई कट गया, तो सी और बी दोनों का प्रेशर सेम ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि अगर सेम फ्लूइड है, वो सेम भी जरूरी है, बीच में कोई और फ्लूइड आ गया तो ये चीजें डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, फिर हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, भले नीचे जाके ऊपर जाना पड़े। लेकिन अगर सेम फ्लूइड है, कनेक्टेड फ्लूइड है, कनेक्टेड मतलब आपस में उसमें कनेक्शन है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमेशा सेम प्रेशर रहता है। ठीक है, तो इन सेम कनेक्टेड, स्टेशनरी भी होना जरूरी है, स्टेशनरी फ्लूइड, pressure at same horizontal level is always same। ठीक है, तो सेम कनेक्टेड स्टेशनरी फ्लूइड, ये कंडीशंस हैं। अगर ये है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होगा। तो ये समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, एक बार देख लो। अच्छा, यहां से हम इसमें टॉप पॉइंट का भी प्रेशर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें टॉप का प्रेशर पता नहीं था, लेकिन अब हम टॉप का भी बता सकते हैं कि हमें प्रेशर एट सी पता चल गया। अगर इस टॉप पॉइंट को मैं कुछ टी मान लूं तो प्रेशर एट टी भी बताया जा सकता है। क्या हो जाएगा प्रेशर एट टी, प्रेशर एट सी माइनस रो जी एच टू। ठीक है, तो प्रेशर एट सी किसके बराबर था, पी ए टी एम प्लस रो की वजह डी बोल दो उसको। तो टॉप पॉइंट का प्रेशर भी बता सकते हो, पी ए टी एम प्लस डी जी एच वन माइनस एच टू। तो दिस वे यू कैन टेल द प्रेशर एट टॉप पॉइंट ऑल्सो। और अब टॉप पॉइंट का अगर एरिया दिया हो तो उस पर फोर्स भी बता सकते हैं, ये प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो ये सब चीजों का हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करनी है। कई बार हम क्या होता है कि मतलब ध्यान नहीं देते चीजों पे। तो हमने बोला कि प्रेशर पी ए टी एम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वाला सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में है। यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है तो हम उसको पी ए टी एम नहीं बोल सकते। ठीक है, जीरो के लिए ध्यान रखना है, जीरो तब होगा अगर कहीं पर वैक्यूम है, अदरवाइज प्रेशर जीरो नहीं होता। इनफैक्ट वैक्यूम भी, ठीक है ना, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो वैक्यूम भी अटेन करना मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा रहता है। लेकिन ठीक है, थ्योरेटिकली अगर प्रेशर जीरो की बात करें तो क्या होता है, जहां पर वैक्यूम होगा वहां पे प्रेशर जीरो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो अब एक ऐसा अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है, ये एक वेसल है, ये एक दूसरा वेसल है, दोनों में लिक्विड भरा हुआ है, बाहर PATM प्रेशर है, दोनों में D डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, और सेम लेवल पे यहाँ पे एक पॉइंट है C। ये हाइट है H1, ये हाइट है H2। अब बताओ A, B और C पर क्या प्रेशर होगा। फाइंड प्रेशर एट A, B एंड C। A, B, C पॉइंट पर क्या प्रेशर होगा। तो अभव्य यहां B और C का सेम क्यों नहीं होगा प्रेशर।
तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड दोनों कंटेनर्स में उन पॉइंट्स के ऊपर है, मतलब तो इस वजह से वो सेम प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। तो देखो हमने क्या बोला था कि स्टेशनरी कनेक्टेड सेम फ्लूइड होगा तो सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो यहाँ पे कनेक्टेड तो है ही नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। वो तब लगता है जब कैसा फ्लूइड हो, सेम फ्लूइड कनेक्टेड हो आपस में, तो ये तो कनेक्टेड नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट गया। अब जैसा भव्या ने बताया कि बी और सी पे सेम प्रेशर क्यों नहीं होगा भाई, वो तो हाइट पे डिपेंड करता है ना। तो ए तक की हाइट ज्यादा है बी पॉइंट से, इधर वाले पॉइंट की हाइट कम है, और दोनों एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो इसके जो दूसरी वेसल है इसके भी टॉप वाले पॉइंट का प्रेशर तो पी एटमॉस्फेयर ही होगा। तो जो प्रेशर एट ए है वो तो पी एटीएम हो गया। प्रेशर एट बी, अब बी के लिए हम फर्स्ट वेसल को देखेंगे, तो फर्स्ट वेसल से निकालेंगे तो बी का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा पी ए। पी ए किसके बराबर है, पी एटीएम प्लस डी जी एच वन। और सी पे, अब सी और बी में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन तब होता है अगर वो आपस में कनेक्टेड होते और स्टेशनरी होता फ्लूइड, तो यहां तो कनेक्शन ही नहीं है, तो वो चीज डायरेक्ट ही हम नहीं बता सकते। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर कब होता है, जब सेम स्टेशनरी कनेक्टेड फ्लूइड होता है। कनेक्टेड इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर। अब सी का प्रेशर क्या होगा, तो सी वाले लिक्विड जो है वेसल जो 2 है उसके भी सरफेस का प्रेशर पी एटीएम होगा, क्योंकि यहां पर वो वेसल ओपन है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और वहां से सी वाला पॉइंट कितनी हाइट नीचे है, H2 हाइट नीचे है। तो दिस इज प्रेशर एट सी। चलो इसके बाद मान लो ये वेसल है, इसमें 2 इममिसिबल लिक्विड्स हैं अलग अलग डेंसिटी के। ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी है रो, और ये जो नीचे वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी है 2 रो, ठीक है। ये हाइट है h/2 और ये हाइट भी है h/2, और बाहर का प्रेशर है पी एटीएम। अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये बॉटम वाला पॉइंट है सी। इन तीनों पॉइंट का प्रेशर लिखो। सर रो को सर डी मान के लिख सकते हैं ना? हाँ, रो को डी मान के आंसर दे दो कोई बात। यस सर। एंड प्रेशर एट ए बी एंड सी। अब क्या होगा, तो ए वाला पॉइंट तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसका प्रेशर हम डायरेक्टली पी एटीएम बोल सकते हैं। अब देखो हम डायरेक्टली सी का नहीं लिख सकते क्योंकि अलग अलग लिक्विड आ गया। सेम लिक्विड में रो जी एच वाला फॉर्मूला लगता है। जब हम प्रेशर एट बी बोलेंगे तो ए से बी तक सेम लिक्विड है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्रेशर एट ए प्लस रो जी इंटू h/2, ठीक है ना। रो डेंसिटी हो गई ए से बी तक के लिक्विड की, हाइट h/2 है, और प्रेशर एट ए किसके बराबर है, पी एटीएम। तो पी एटीएम प्लस रो जी h/2 ये आ जाएगा। अब सी के लिए हम ए से डायरेक्ट सी में नहीं लगा सकते, या बी से सी में लगाओगे तो बी का प्रेशर पी एटीएम मत कर देना। अब बी का जो हमने निकाला है वो लेंगे। अब देखो बी से सी तक सेम लिक्विड है, और जहां पे लिक्विड का इंटरफेस है, जहां पे लिक्विड मिल रहे हैं, वहां पे कॉमन प्रेशर होता है। तो बी वाले पॉइंट पे जो रो वाले लिक्विड का प्रेशर है वही 2 रो वाले का है। तो इफेक्टिवली हम 2 रो वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो 2 रो वाले लिक्विड के टॉप मोस्ट पॉइंट का प्रेशर एट बी के बराबर ही होगा। लेकिन अब हम किस लिक्विड में मूव कर रहे हैं नीचे, 2 रो डेंसिटी के, तो डेंसिटी 2 रो आ जाएगी इंटू जी, और हाइट कितना नीचे गए, h/2। अब प्रेशर एट बी हमने फाइंड किया है, वो किसके बराबर है, पी एटीएम प्लस रो जी h/2, और उसमें ये रो जी एच और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी एटीएम
प्लस 3/2 रो जी एच, दिस इज प्रेशर एट सी। तो बस ऐसे हमको करना था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी सिचुएशन में प्रेशर निकाल सकते हैं। अब देखो, प्रेशर अगर हमें पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे भाई? अगर प्रेशर थ्रू आउट सेम है तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो एक क्वेश्चन वो भी करके देखते हैं। ठीक है, ये क्यूबिकल वेसल है। ऑफ साइड L, L साइड की क्यूबिकल वेसल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर से ओपन है। इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है रो डेंसिटी का। ओपन फ्रॉम टॉप। अच्छा, इसमें लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दें। बताना क्या है? फाइंड फोर्स ऑन base of the vessel and any one of the side wall due to the liquid। तो लिक्विड के कारण बेस पे कितना फोर्स होगा और किसी एक साइड वॉल पे कितना फोर्स होगा, ये हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। चलो देखो एक बार क्या होगा। सर साइड पे सर इंटीग्रेशन से निकलेगा। हाँ, साइड पे इंटीग्रेशन से निकलेगा। चलो एक बार समझ लो, मैं समझा रहा हूं। देखो, तो बेस पे तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट अगर प्रेशर होता है तो फोर्स डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो फोर्स ऑन बेस इज प्रेशर एट बेस इनटू एरिया ऑफ बेस। तो बेस पे कितना प्रेशर होगा? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी नेग्लेक्ट करना है यहाँ पे, तो पीएटीएम लेने की जरूरत नहीं। तो सिंपल हाइट के कारण आएगा प्रेशर, तो कितना आ जाएगा? रो जी एल, क्योंकि क्यूबिकल वेसल है, हर एक साइड बराबर होगी उस। तो बेस में प्रेशर हो गया रो जी एल, और बेस का एरिया एक स्क्वायर प्लेट जैसा हो जाएगा। तो स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो फोर्स ऑन बेस इज रो जी एल क्यू। ठीक है, अब फोर्स ऑन साइड वॉल। तो साइड वॉल पे हमें फोर्स बताना है। अब देखो, साइड वॉल जो है उसमें तो प्रेशर वेरी कर रहा है, तो उसे प्रेशर वेरी कर रहा है तो हम प्रेशर इंटू एरिया तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है? डेप्थ के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स डेप्थ पे एक ऐसी स्ट्रिप मान ले dx थिकनेस की। तो क्यों मान रहे हैं हम ये? क्योंकि प्रेशर हाइट के साथ या डेप्थ के साथ वेरी कर रहा है। तो हम x डेप्थ पे एक स्ट्रिप मानेंगे बहुत पतली सी, तो उस पे हम प्रेशर को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। कितना? रो जी एक्स। और इस स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी l, विड्थ हो जाएगी dx। तो इस पे एक ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, लिक्विड ऐसे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, df। तो जो df आएगा साइड वॉल पे, ठीक है, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए हम प्रेशर को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट।
और उसकी वैल्यू जो एक्स डेप्थ पे प्रेशर होगा, तो एक्स डेप्थ पे कितना प्रेशर होगा, रो जी एक्स, ये प्रेशर हो गया एक्स डेप्थ पे, इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया एल इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फोर्स ऑन साइड वॉल इज रो जी एल, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स की लिमिट कहां से कहां तक आएंगी, 0 से लेकर एल तक आएंगी, तो यह रहेगा रो जी एल, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स रखोगे तो एल स्क्वायर बाय 2। तो ये फोर्स ऑन साइड वॉल जो है ये आ जाएगा रो जी एल क्यूब बाय 2, दिस इज द फोर्स ऑन साइड वॉल। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज हम याद भी रख सकते हैं, जैसे देखो कि इसमें प्रेशर जो है हाइट के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अगर ऐसे कभी भी हमसे फोर्स पूछा जाता है और वेरिएबल प्रेशर है लेकिन वेरिएशन लीनियर है, तो हम एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं उसको, तो नेक्स्ट पेज ही नहीं है, ठीक है चलो यही लिख देते हैं। ठीक है, तो इफ pressure varies linearly with x, ठीक है, then to find force we can use एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर एट, मतलब दोनों जो एंड है टॉप और बॉटम हो जाएगा, प्रेशर एट टॉप प्लस प्रेशर एट बॉटम बाय 2, और फोर्स क्या हो जाएगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। तो ये तभी जब फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, सॉरी प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर। तो यहां पे देखो टॉप पे कितना प्रेशर है, 0, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है, तो प्रेशर एट टॉप इज 0। बॉटम पे कितना प्रेशर है, प्रेशर एट बॉटम इज रो जी एल, तो एवरेज निकालोगे तो 0 प्लस रो जी एल बाय 2, रो जी एल बाय 2 आ जाएगा, और इनटू साइड वॉल का एरिया, साइड वॉल का एरिया कितना है, एल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइड वॉल पे फोर्स रो जी एल बाय 2, तो एवरेज प्रेशर आ गया इंटू एल स्क्वायर, तो रो जी एल क्यूब बाय 2। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन मतलब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बाई चांस कुछ और केस आ गया कहीं पे, तो एक्चुअल तरीका इंटीग्रेशन का है। हाँ, लेकिन अगर प्रेशर का वेरिएशन लीनियर है तो हम एवरेज प्रेशर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आया समझिए सबको? यस सर। चलो तो आज इतना ही करते हैं।